Good evening, everyone. Welcome back. So today I am going to start CA final IDT revision lecture. आप लोगों को रिवीजन लेक्चर कंप्लीट करने के बाद रिमेंबर यू नीड टू सॉल्व आरटीपी एमटीपी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन लेक्चर विद सीए फाइनल आईडीटी पार्ट 1 चैप्टर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन. तो आप लोगों को जीएसटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मालूम है, जीएसटी, एचजीएसटी और यूटीजीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट एंड आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट. आपके सिलेबस में क्या है? सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, व्हाट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. सो यू पीपल आर अवेयर दैट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. लेकिन अगर वही अल्कोहल मेडिसिन के अंदर यूज किया जाए या सैनिटाइजर, कोरोना के बाद तो सब जन हम लोग सैनिटाइजर यूज करने लग गए, तो उसके अंदर अगर यूज किया जाता है तो वो सब्जेक्ट टू जीएसटी है. ओके, सो पीपल नीड टू कीप दिस इन माइंड. पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, फॉर द टाइम बिंग it is outside the purview of GST. So whenever GST council is going to recommend it, उसके बाद गवर्नमेंट, इसके पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबली है उसके अंदर लॉ पास करेगी, देन इट इज गोइंग टू कम इनटू द विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी. नियर फ्यूचर में आने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पैसे चाहिए और जीएसटी के अंदर आने पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हो जाएंगे. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट इन नियर फ्यूचर petroleum product are going to come within the purview of GST. Okay, tobacco, it is not outside the purview of GST, it is subject to double taxation. एक्साइज ड्यूटी भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है, प्लस जीएसटी भी एप्लीकेबल है. एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटी है सबको टू लेवी एंटरटेनमेंट टैक्स. रिमेंबर, state government cannot levy, but local authorities can still levy, municipality etc. ठीक है. कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए जीएसटी में? तो ये सीजीएसटी के अंदर ये टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए और एचजीएसटी के अंदर ये हुए. आपको एंटरटेनमेंट टैक्स याद रखना है. ओके, और बाकी तो फाइनल के अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये क्वेश्चन आएगा. ओके, Constitutional provision article 366(12)(a) which define the GST. So goods and service tax means any tax on supply of goods or services or both except taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption. तो जीएसटी किसके ऊपर लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी की जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज एक्सक्लूडेड. तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. ठीक है. फिर गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट में दी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की. तो गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है इंक्लूड्स ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स. तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है. लेकिन सर्विसेज की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया और यह बोला गया कि जो भी गुड्स नहीं है वह सर्विसेज है. इसके अलावा स्टेट की डेफिनेशन भी दी गई है आर्टिकल 366 के अंदर क्लोज 26B. उसके हिसाब से स्टेट इज गोइंग टू इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा. ओके, फिर आर्टिकल 265 बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. क्या आप और मैं टैक्स लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है. तो आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि बॉस टैक्स आप लेवी कर सकते हो इफ यू हैव अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो इट कैन बी ओनली लेविड एंड कलेक्टेड इफ देयर इज ए अथॉरिटी ऑफ लॉ. ओके, Article 245 is basically, you can say,
पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट असेंबली क्या कर सकता है। तो पार्लियामेंट बेसिकली कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ऑफ कोर्स इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर इंडिया। ओके, स्टेट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट राजस्थान स्टेट के लिए लॉ बना सकता है क्या? नहीं, महाराष्ट्र असेंबली केवल महाराष्ट्र के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट पूरी इंडिया के लिए लॉ बना सकती है। करेक्ट। आर्टिकल 246 बेसिकली बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लेवी कर सकती है किस किस आइटम के। तो इस बेसिकली सेग्रीगेट आइटम्स ऑन विच दीज पीपल कैन लेवी टैक्सेस। तो लिस्ट वन यूनियन लिस्ट, तो जैसे इनकम टैक्स या कस्टम ड्यूटी, इट कैन बी ओनली लेविड बाय होम, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वाई इनकम टैक्स कैन नॉट बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि ये लिस्ट वन के अंदर, लिस्ट वन इज पर्टेनिंग टू यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी एंड कलेक्ट इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। वैसे लिस्ट टू है which basically mention items on which state government can levy taxes. List 3 is basically concurrent list. List 3 is concurrent list जहां स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेवी कर सकती है। आपको यह बात ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल 246 बेसिकली जो ये तीन लिस्ट दे रहा है, 7 शेड्यूल, तो ये आप याद रख लेना अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। तो 7 शेड्यूल, लिस्ट 1 पर्टेनिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एंड लिस्ट 3 इज कंकरेंट लिस्ट। अब स्टूडेंट का नॉर्मली मेरे को डाउट आता है, सर आर्टिकल 246A जो न्यूली इंसर्ट किया गया जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आर्टिकल 246A न्यूली इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट जीएसटी which basically grant power to parliament and state assembly to make law with respect to GST. ओके, और इस आर्टिकल 246A में यह भी लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव पावर गिवन टू इंडियन पार्लियामेंट फॉर मेकिंग लॉ विच इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट अगर कोई सप्लाई होती है तो केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट असेंबली नहीं बना सकती। ओके, तो यह आर्टिकल 246A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न्यूली इंसर्ट किया गया। अब जो डाउट आता है स्टूडेंट का वो ये आता है कि सर ये कंकरेंट लिस्ट है ना, कंकरेंट लिस्ट ऑलरेडी है, तो व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ आर्टिकल 246A। कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर्स लिखे गए हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेवी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी कर सकती है, मतलब बेसिकली दोनों लॉ बना सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट 3 एम्पावर बोथ द गवर्नमेंट, लेकिन साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं क्या? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल भी इनको इंट्रोड्यूस करना था। ओके, बाकी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो दैट्स व्हाई देयर वाज ए नीड ऑफ न्यू आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आर्टिकल 246A। अब इसके बाद मैंने बुक के अंदर डाला हुआ है कि भाई हु कैन लेवी विच टैक्स। तो हम लोग को मालूम है अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन परमानेंटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी फॉर द टाइम बीइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, सो दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी एंड वी आर गोइंग टू टर्म दीज एज ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन भी है, ठीक है। इसके अलावा टबेको के ऊपर हम लोग को मालूम है कि भाई जीएसटी भी लगना है, एक्साइज ड्यूटी भी लगना है। तो आपके इजी रेफरेंस के लिए, नॉलेज पर्पज के लिए मैंने ये टेबल बनाई हुई है। टैक्सेज ऑन अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी तो लगना नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेवी करेगी? इंटर स्टेट सेल है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट है तो सीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस सेल टैक्स ऑन लोकल सेल। इंटर स्टेट हो, इंटर स्टेट हो तो सेल टैक्स या वीएटी, और इंटर स्टेट है तो सीएसटी। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड जिसको हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस, एटीएफ, उसके ऊपर क्या लेवी होना है? पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेवी करेगी?
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल क्या होगा, CST। अगर लोकल सेल है तो स्टेट गवर्नमेंट VAT अप्लाई करेगी, लेवी करेगी बेसिकली। टैक्सेज ऑन टबेको प्रोडक्ट, तो मैंने क्या बोला था, एक्साइज ड्यूटी लेवी होगी, तो एक्साइज ड्यूटी प्लस CGST, और स्टेट गवर्नमेंट SGST, और यूनियन टेरिटरी हो तो UTGST। ठीक है। अदर गुड्स और सर्विस बहुत, इस पे तो सिंपल सी बात है, GST लगने वाला है, तो CGST SGST। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट, तो इस पे CGST SGST तो लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट SGST लगाएगी, यूनियन टेरिटरी UTGST लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST लगाएगी। लेकिन इसके अंदर आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लोकल अथॉरिटी को एम्पावर करता है कि वो भी टैक्स लेवी कर सकती है। तो लोकल अथॉरिटी शैल आल्सो हैव पावर टू लेवी एंटरटेनमेंट टैक्स। अभी तक किसी ने लगाया नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर देम। चलिए आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 सिंपल है, वो बोलते हैं कि भाई इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या होगा, पार्लियामेंट उन मामलों में भी लॉ बना सकता है विच इज पर्टेनिंग टू स्टेट लिस्ट। तो एरिया 2000 पर्टेनिंग टू स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई राज्य अलग होना चाहता है इंडिया से, तो क्या करेगी, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। या कोई मान लीजिए किसी ने युद्ध की घोषणा कर दी, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इंडिया के ऊपर भी कोई अटैक कर दे। इंडिया तो नॉर्मली किसी के ऊपर अटैक करता नहीं है पहले। ठीक है। आर्टिकल 269A न्यूली इंसर्टेड, फॉर व्हाट पर्पज, दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। आर्टिकल 246A क्या बोलता है कि इंटरस्टेट अगर ट्रेड और कॉमर्स है तो पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉ। करेक्ट। 246A ये बोलता है। तो ये बोलता है कि बॉस अगर इंटरस्टेट है तो पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कलेक्ट एंड आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू अपोर्शन टू इटसेल्फ, अपने आप को, यूनियन गवर्नमेंट एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट। ओके, रेस्पेक्टिव स्टेट को अपना हिस्सा दे देंगे। तो 50% IGST, 50% क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बाकी का 50% किसका होगा, रेस्पेक्टिव स्टेट का, जहां बेसिकली कंज्यूम हुई है। एंड इंपोर्ट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एट इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। और जो भी अपोर्शन कर दिया गया है कि ये स्टेट का हिस्सा है, मान लीजिए गवर्नमेंट 100 रुपीज कलेक्ट करती है, 50 रुपीज बोलती है मेरा है, 50 रुपीज तमिलनाडु का है, तो ये 50 रुपीज कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें नहीं होगा, वो किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। सिंपल अकाउंटिंग है, सिंपल अकाउंटिंग है। ठीक है। चलिए आर्टिकल 270 बेसिकली ये अमेंड किया गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो GST का होगा बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, उसके लिए जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंडेशन देगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। तो ये सब कुछ हो चुका है। अब आर्टिकल 279A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बेसिकली टॉक अबाउट GST काउंसिल। GST काउंसिल क्या है बॉस, ये एक काउंसिल है, कमिटी है, क्योंकि GST लॉ, GST जो टैक्स है वो दोनों लेवी करेगी। कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेवी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी करेगी। अब डिसीजन कैसे होगा, डिसीजन कैसे होगा, तो इसलिए जरूरत महसूस हुई कि बॉस एक काउंसिल बनाई जाए, एक कमिटी बनाई जाए और वो सारे डिसीजन ले, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन हो। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कोई लॉ पास कर देगी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो फिर हम लोग कैसे बोलेंगे, वन नेशन वन टैक्स। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई दे थॉट अबाउट दिस एंड दे सेड एनी डिसीजन which is related to GST is going to be taken in GST council. So GST council basically constituted before even implementation of GST law, क्योंकि इसी काउंसिल ने ड्राफ्ट लॉ बनाया और उसके बाद डिस्कशन किया, उसके बाद जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसी ने कॉपी दी पार्लियामेंट को कि बॉस तू पास कर, स्टेट जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी उनको भी दिया कि भैया तू पास कर अपने असेंबली के अंदर। करेक्ट। तो जो GST काउंसिल है उसके मेंबर्स कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला ताई ट्विटर पे छाई हुई है ना, छाई हुई ना निर्मला ताई, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। बाय डिफॉल्ट सी चेयरपर्सन।
तो जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था सेंट्रल गवर्नमेंट में? जेटली। तो अरुण जेटली वाज चेयरपर्सन। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होगा बाय डिफॉल्ट ही और सी इज गोइंग टू बी चेयरपर्सन। उसके अलावा आपको मालूम है कि एक जूनियर रैंक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस वो मेंबर होगा। इसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगी। हो सकता है कि ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो या टैक्स हो या और कोई बंदा हो, अप टू स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट। तो तमिलनाडु भी नॉमिनेट करेगी, वेस्ट बंगाल भी करेगी, आसाम भी करेगी, पंजाब भी करेगी, चंडीगढ़ चंडीगढ़ नहीं, पंजाब भी करेगी, हरियाणा भी करेगी। ओके, इसके बाद ये मेंबर्स आ गए। तो चेयरपर्सन तो हमको मालूम है, वाइस चेयरपर्सन कौन होगा भाई? ये लोग वोटिंग करेंगे, उसमें अपने में से एक को चूज करेंगे वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? जो भी जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन है, अमेंडमेंट करना है, किसी की रेट कम करनी है, बढ़ानी है, कुछ भी करना हो, वो डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल डिसीजन तो लेगी, लेकिन याद रखिए, ये याद रखिए, जीएसटी काउंसिल आप अधिकतर देखोगे सीजीएसटी एक्ट में ये लिखा हुआ रिकमेंडेड। व्हाई दे आर गोइंग टू डू द रिकमेंडेशन? बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑथोरिटी to pass the law in parliament or state assembly. So they are going to recommend it and then parliament पास करेगा अमेंडमेंट, जो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? वो असेंबली के अंदर पास करेगी। ओके, टू मेक द चेंजेज इन सीजीएसटी एक्ट, एचजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, ओके, इंक्लूडिंग यूटीजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो चलिए, तो इन्होंने जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ उसके पहले लॉ ड्राफ्ट किया, क्या मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए, सब कुछ जो भी है कि इस बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के मामले में क्या होगा, सब कुछ इन्होंने डिसीजन लिया और उसके बाद जीएसटी लॉ पिक्चर में आया। अब आगे क्या करते हैं ये लोग? आगे भी ये लोग, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, तो उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज को एग्जम्प्ट करना हो, किसी के ऊपर टैक्स बढ़ाना हो, या दूसरे डिसीजन रिटर्न के अंदर रिफॉर्म करने हो, तो ऑल दीज डिसीजन आर टेकन बाय होम? जीएसटी काउंसिल। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ जीएसटी बट फॉर द टाइम बिंग आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, तो ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि कब इनको जीएसटी के परव्यू के अंदर लाना है। ओके, अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं? पहली बात, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल शेल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। तो कोरम तो आप लोगों को मालूम होगा, कंपनी लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा। अब जो भी डिसीजन होगा वो होगा बेसिकली नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा कोई भी प्रपोजल के ऊपर, बेसिकली मिनिमम 75% यस। अगर 75% से कम है तो प्रपोजल पास नहीं होगा। मान लीजिए इनको किसी चीज को एग्जम्प्ट करना है, ठीक है, तो 70% उसके सपोर्ट में वोट पड़ा, 30% उसके अपोज में, तो क्या होगा? वो प्रपोजल पास हो गया? नहीं नहीं नहीं, तो एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है 1/3 और सारी स्टेट गवर्नमेंट मिला के क्या है? 2/3। अब मजे की बात सुनना, अब मजे की बात, तो 1/3 किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का कितना है? 2/3। अपने को कोई भी प्रपोजल पास करने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? 75%, बेसिकली मिनिमम 3/4। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रपोजल कोई स्टेट गवर्नमेंट लेके आती, मान लीजिए कोई भी बंदा लेके आता, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में वोट नहीं करती, उसके सपोर्ट में वोट नहीं करती, तो क्या होगा? मान लीजिए सारी स्टेट गवर्नमेंट ने उसके सपोर्ट में वोट किया, तो टोटल कितना होगा? 66.67%। बट यू नीड हाउ मच? मिनिमम 75%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी प्रपोजल के ऊपर नो करती है तो वो प्रपोजल हरगिज भी पास नहीं हो सकता। सो इनडायरेक्टली यू कैन से कि दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वीटो पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट yes is must to get any proposal pass. Okay,
आर्टिकल 286 उसमें अमेंडमेंट कैरिड आउट किया, क्योंकि आर्टिकल 286 बोलता था कि द वर्ड सेल और परचेज ऑफ गुड्स वेयर सच सेल और परचेज टेक प्लेस आर सब्स्टिट्यूटेड विथ, तो इंपोजिशन था, ठीक है, सेल और परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर उसको सब्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि अब इसमें क्या गुड्स के साथ में सर्विस भी ऐड हो गई, और सेल की जगह हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, सप्लाई, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ वेयर सच सप्लाई टैक्स ले, तो ये अमेंडमेंट किया गया, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन किया गया। फिर आर्टिकल 368, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A क्या है, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के मामले में अगर गवर्नमेंट को कोई अमेंडमेंट करना है, याद रखिए जीएसटी काउंसिल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स भी हैं, ओके, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, दोनों के है ना, दोनों के है नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कल क्या कर सकते कि 279A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास करके उसको चेंज कर सकती है, लेकिन भाई दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए आर्टिकल 368 बोलता है कि अगर 279A के अंदर विच इज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल कोई अमेंडमेंट करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो दोनों हाउस के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, अमेंडमेंट नीड टू बी पास विथ 2/3 ऑफ मेजोरिटी, पहली बार 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेज। इसके अलावा जो ये अमेंडमेंट किया जाना है, मान लीजिए कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज है इन आर्टिकल 279A विच इज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल, इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट बाय रेजोल्यूशन। तो यानी कि जो स्टेट असेंबलीज है, विधानसभा है, 50% स्टेट को यस कहना है, तभी ये अमेंडमेंट कैरी आउट हो सकता है, किसमें, आर्टिकल 279A के अंदर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी वी ऑलरेडी डिस्कस, रिवाइज हो गया हमारा। यूनियन लिस्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, जो 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 के अंदर, लिस्ट 1 पर्टेनिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट 3 पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए अब डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सर डेफिनेशन भी रिवाइज करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स, रिमेंबर आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन अच्छा नहीं बनाया तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपके डेफिनेशन के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो क्या होगा, तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। बिल्डिंग अच्छी मतलब, बिल्डिंग का मतलब आपके आगे भी कंसेप्चुअल गैप्स होंगे जो हम आगे प्रोविजंस रिवाइज करने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ये क्या है, क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अब नॉर्मली स्टूडेंट जो मेरे को 2 डाउट पूछते हैं कि सर ये क्लोज याद करना है, कर सको तो कर लो, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसकी कर लो, बाकी की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा जो डाउट आता है कि सर रट्टा मारना है क्या है, बिल्कुल मत मारना, जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं रिवाइज कर रहा हूं उतना कर लो, काफी है। जब एग्जाम होगा आपको अपने खुद के शब्दों के अंदर यूज योर ओन लैंग्वेज टू राइट आंसर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट, रट्टा मारना जोड़ी नहीं है। तो चलिए, आर्टिकल 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम यानी आप एक्शन ले सकते हो, जो भी आपका क्लेम है उसके लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शनेबल क्लेम। अब जो इसमें डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन है नहीं, ये क्या रेफर कर दी कि बहुत जो सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, ओके, उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन है। अब आपको क्या याद रखना है कि भाई एक डेप्ट है बेसिकली, ठीक है, यू हैव राइट टू डिमांड एक्शन, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट such person who is supposed to pay, okay, he owe you, okay, it may be right to recover insurance money, a partner right to sue for on account of a dissolved partnership, a claim for arrear of rent, a right to credit in a provident fund account, जो आप provident fund में
जमा करवाते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स के एग्जाम्पल है। आपको ये ध्यान रखना है कि सिक्योर्ड अगर डेप्ट है, सिक्योर डेट है, तो दैट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। ओके, क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 2, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। अब ये तो रिवीजन लेक्चर, तो आप लोगों को मालूम है कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी का रेलिवेंस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी की डेफिनेशन क्या है, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, जो सप्लायर बेसिकली टैक्स इनवॉइस के अंदर लिखता है वो क्या है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। इसका रेलिवेंस क्या है, टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, address on record. Address on record means the address of the recipient is available in the records of the supplier. ये भी किस लिए चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। क्लोज 4 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो बेसिकली कोई भी ऑर्डर या डिसीजन पास करता है, जैसे कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, सुपरवाइजर, तो ये सब क्या है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन ये डेफिनेशन बोलती है कि ये जो डिसीजन या ऑर्डर पास करते हैं वो तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लेकिन जैसे अपीलेट अथॉरिटी भी अपील का ऑर्डर देता है, वो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, CBIC नहीं है। रिविजनल अथॉरिटी जो कब पिक्चर में आता है, कब पिक्चर में आता है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तभी वो पिक्चर में आता है। वो तो वन साइड है, बायस है कंप्लीटली। मैं आपको अपील चैप्टर के अंदर समझा भी था कि ये तो बायस बंदा है। अगर SSC का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा तो वो पिक्चर में नहीं आएगा, क्या गवर्नमेंट के लिए वो पिक्चर में आता है। तो रिविजनल अथॉरिटी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, द अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, द अपीलेट अथॉरिटी जो फर्स्ट लेवल है ना, कमिश्नर अपील है सब, द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड द अथॉरिटी रेफर टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटिंग। तो ये एजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। तो नॉर्मल जो कमिश्नर ये सब होते हैं जिसके आगे अपील नहीं लिखा हुआ, याद करिए कि कमिश्नर के आगे अगर अपील लिखा हुआ तो मैंने क्या बोला था, दैट पर्सन इज अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट लेवल ऑफ अपील। तो केवल कमिश्नर लिखा हुआ है, जॉइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, ओके। तो ये सब क्या है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लोज 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, एजेंट डेफिनेशन। रिमेंबर दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, और मैंने आप लोगों को समझाया मेन लेक्चर के अंदर इंक्लूसिव प्रोविजन या डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, कि दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये सब एग्जांपल्स है। अगर कोई बंदा अपना नाम चेंज कर ले लेकिन काम वही करे, मतलब नेचर ऑफ वर्क रिमेन सेम, देन दैट इज कवर्ड इन द प्रोविजन, रेस्पेक्टिव प्रोविजन और डेफिनेशन। तो गवर्नमेंट डिप्लोमेटिकली क्या किया, इंक्लूसिव डेफिनेशन है एजेंट की। तो इसके अलावा भी कोई एजेंट, मतलब कोई ऐसा काम है जो एजेंट का काम लगता है, तो वो एजेंट ही कहलाएगा। तो फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आरटीआर, डेलीगेटेड एजेंट एंड ऑक्शनर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट, कोई भी नाम से आप उसको पुकारो, लेकिन वो करता क्या है, वो बेसिकली वो कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। ये अनदर पर्सन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल, जो मेनली ऑनर है, उसके बिहाफ पे ये जो काम करता है, बेसिकली फैसिलिटेट करता है ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट। एजेंट डेफिनेशन किस लिए रेलिवेंट है, रिमेंबर शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, करेक्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, करेक्ट। अब मर्केंटाइल एजेंट क्या है, काफी बार ऐसा लगता है कि सर ये इतने सारे नाम यूज किए लेकिन ये अलग अलग क्यों यूज किए। तो मर्केंटाइल एजेंट विथ एन अथॉरिटी टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स और टू रेज मनी। ब्रोकर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, आप ब्रोकर अपॉइंट करते हो कि भाई मेरे को कोई फ्लैट खरीदना है या आपको कोई फ्लैट बेचना है, ठीक है। खरीदार भी अपॉइंट कर सकता है, सेलर भी अपॉइंट कर सकता है। तो उसको जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं तो हम लोग नॉर्मली एक लेमैन उसको ब्रोकर बोलता है। ऑक्शनर जो ऑक्शन करता है, 1 2 3 कंप्लीट, ठीक है, ऑक्शनर। आड़तिया, आड़तिया क्या होता है कि ये कृषि मंडी से रिलेटेड होता है, ओके। तो जो APMC होती है उससे रिलेटेड होता है। आड़तिया के पास क्या होता है, अच्छा खासा स्पेस होता है, वेयर हाउस है सब। किसान आता है, अपना माल उधर स्टोर करता है, वो उसके ब्याज पे बोलियां लगवाता है, तो उसको हम लोग आड़तिया बोलते हैं। डेलीगेटेड एजेंट, ये बड़ा एजेंट है, ये रिस्क भी लेता है, इंटरेस्ट के ऊपर पैसा भी देता है। बायर के पास पैसा नहीं है तो वो बोलता है यार चिंता मत कर, मैं तेरे को पैसा देता हूं, तू मेरे को इंटरेस्ट पे कर देना। तो डेलीगेटेड एजेंट। कमीशन एजेंट
हु फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया है बेसिकली टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एजेंट ट्रांजेक्शन एंड नॉर्मल ट्रांजेक्शन। तो मान लीजिए एक न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आप क्लासिफाइड देखते हो, होता है ना, दूसरे न्यूज़पेपर में भी होता है। तो अगर मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया वाला क्या करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला एक एजेंट को बोलता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया मान लीजिए ए को अपॉइंट करती है, ओके, ए को अपॉइंट करती है टू सेल क्लासिफाइड। तो टाइम्स ऑफ इंडिया बोलती है कि बॉस मैं तुमको क्लासिफाई का कॉलम जो होता है वो सेल करता हूं 85 में। फिर ए किसी को भी ये सेल कर सकता एंड ही कैन डिसाइड द प्राइस। तो लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया आल्सो डिसाइड द प्राइस कि तू 100 में बेच सकता है। आई एम गोइंग टू सेल यू इन 85 रुपीज क्लासिफाइड कॉलम। तो वो ए को 85 रुपीज में देगा और ए उसको मान लीजिए फर्दर सेल करता है बी को 100 रुपीज में। अब ए उससे खरीद रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया से 85 के अंदर क्लासिफाई कॉलम और इसको फर्दर सप्लाई करता है 100 में। तो क्या ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, क्योंकि ए खरीद रहा है और बाद में फर्दर सप्लाई करता है 100 में। लेकिन मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन को हम लोग ट्विस्ट करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ए को बोलता है कि तू एक काम कर, you are going to sell in 100 rupees and I am going to pay you commission 15 rupees। तो बेसिकली ए क्या करेगा, 100 में सेल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड गोइंग टू पे TOI टाइम्स ऑफ इंडिया 85 ओनली, रिटेनिंग 15 रुपीज कमीशन। अब ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, यहाँ इसको कमीशन मिल रहा। अब अगर आप देखो वैल्यू टर्म्स में तो इट रिमेन सेम, लेकिन यहाँ एक खरीद रहा है बाद में फर्दर सप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ इसको कमीशन मिल रहा है। अगर ये खरीद रहा है बाद में सप्लाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्क भी है, हो सकता है कोई आए ही नहीं लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो क्या है कि वो सेल कर पाएगा तभी उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है सेकेंड वाला, दिस इज प्रिंसिपल एजेंट एग्जाम्पल, बट दिस इज नॉट प्रिंसिपल एजेंट एग्जाम्पल। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी कि अगर कोई फैसिलिटेट कर रहा है, ओके, अरेंज कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, अदरवाइज इट इज नॉट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर, बॉस एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे तो हम काफ़ी चीज़ें डिसाइड करते हैं, वेदर पर्सन सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन और नॉट। रिटर्न के मामले में भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी है ना कुछ रिलैक्सेशन भी है। कंपोजिशन के लिए भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। तो ऑब्वियसली एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को थोड़ा रट्टा मार लेना, बाकी का तो मैं नहीं बोलूंगा, इसको रट्टा मान लेना बिकॉज इंपॉर्टेंट है। चलो एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग समझते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई लेंगे। अब टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, चलो इंटरलिंक करते हैं। टैक्सेबल सप्लाई पेज नंबर 20 पे दिया गया है, क्लोज 108 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। टैक्सेबल सप्लाई मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ व्हिच इज लेविएबल टू टैक्स, यानी जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होना है वो टैक्सेबल सप्लाई है। तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल सप्लाई शामिल होगा। चलो टैक्सेबल सप्लाई देखते हैं। तो ये मैंने बनाया हुआ है, देख लो आप। टैक्सेबल सप्लाई इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे। चलो टैक्सेबल सप्लाई, उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बोलते हैं एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो जो बंदा रेसिपिएंट है बेचारा, अब गवर्नमेंट ने क्या बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो उसको टैक्स पे करना है एज ए रिवर्स चार्ज, तो उसके लिए ये सप्लाई तो नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक्सक्लूजन का लिखा हुआ है, तो दीज आर एक्सक्लूजन। तो इनवर्ट सप्लाई सब्जेक्ट टू RCM। नॉर्मली क्या होता है कि बंदे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई टैक्स पे कर रहा है तो उसके लिए टर्नओवर का पार्ट है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने खास तौर पे इसको एक्सक्लूड किया कि बहुत इनवर्ट सप्लाई पे अगर आप टैक्स पे कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ RCM, सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, चलो आगे चलते जल्दी चलते हैं। उसके बाद एग्जम्प्ट सप्लाई। अब एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है।
एग्जाम सप्लाई पेज नंबर 15 ऑफ माय बुक। चलो 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 चलो, एग्जाम सप्लाई क्या है? नील रेट ऑफ टैक्स, होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो एग्जाम सप्लाई भी पार्ट है टर्नओवर का। नील रेट, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? चलो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन है आपके पेज नंबर 17 ऑफ माई बुक, क्लोज 78 ऑफ सेक्शन 2, विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स। कौन कौन से है भाई? अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके अलावा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, जब रिवाइज कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बोला था नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो हम दिस इज पार्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई करेक्ट। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, होली एग्जाम्ड, जो टैक्सेबल तो है लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जाम्ड कर लिया। चैप्टर 4 याद करो, चैप्टर 4 मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट एंड नील रेट ऑफ टैक्स। तो ये भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम शामिल करेंगे। ठीक है, चलो कर लो। एग्जाम सप्लाई, नील, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल। उसके बाद डेफिनेशन बोलती है भाई साहब आपको इसमें क्या शामिल करना है? एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो या दोनों का हो, हमको शामिल करना है। तो इसके लिए हमने शामिल कर लिया एक्सपोर्ट। फिर इंटर स्टेट सप्लाई, लेकिन कौन सी? हैविंग द सेम पेन नंबर। अब इसमें स्टूडेंट का डाउट आता है, सर अगर सेम पेन नंबर नहीं हो तो? अरे भाई साहब टैक्सेबल सप्लाई इन एग्जाम सप्लाई में तो आ ही गया ना। एग्जाम सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन ये तो है नहीं इंटर स्टेट। तो इररेस्पेक्टिव और वेदर इट इज इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, इफ इट इज टैक्सेबल सप्लाई पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? याद करो जल्दी याद करो। नील रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो वो क्या है? एग्जाम सप्लाई। तो इररेस्पेक्टिव वेदर इट इज इंटर स्टेट पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो लेकिन क्या होता है कि सेम पेन के अंदर एक ब्रांच दूसरे स्टेट की ब्रांच को ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये तो स्टॉक ट्रांसफर है। भाई एबीसी लिमिटेड मुंबई, एबीसी लिमिटेड इंदौर को स्टॉक ट्रांसफर करती है। अब ये तो सेल होता नहीं है, नॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन जीएसटी लॉ के अंदर फिक्शन क्रिएट किया गया है। और फिक्शन में क्या बोला गया कि बॉस याद रखो तुम लोग अलग अलग हो। तो अलग अलग कहाँ है? नहीं अलग अलग नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की हेड ऑफिस है, मान लीजिए मुंबई के अंदर ब्रांच है, पुणे के अंदर और इंदौर के अंदर ब्रांच है। अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है तो जीएसटी के अंदर फिक्शन क्रिएट किया गया है और इनको अलग अलग एंटिटीज माना गया है। तो इनके बीच में जो भी ये ट्रांसफर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सप्लाई माना जाता है। इसलिए ये इसके अंदर शामिल है। इसलिए खास तौर में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में लिखा गया है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। ओके, एंड इट इज आल्सो गोइंग टू एक्सक्लूड सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटी फैमिली टैक्सेस। याद रखना, ये रिवीजन में बहुत काम आएगा। जीएसटी फैमिली टैक्सेस, जब भी मैं जीएसटी फैमिली टैक्सेस बोलूं आपको क्या याद रखना? इंटर स्टेट के मामले में क्या होगा? सीजीएसटी, एचजीएसटी और यूटीजीएसटी। इंटर स्टेट के मामले में आईजीएसटी प्लस एक कंपनसेशन सेस भी है। ठीक है, तो ये हम एक्सक्लूड करेंगे। टैक्सेस नॉर्मली टर्नओवर का पार्ट नहीं होता ना, उसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाते हैं? लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। तो इसलिए इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर की क्या है? चलो रिपीट करते हैं, जल्दी से याद करो। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? नील रेटेड, होली एग्जाम्ड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है, याद रखो। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट आएगा, इसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई विद इन द सेम पेन, बेसिकली डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई है, वो आपको शामिल करनी है। एक्सक्लूड क्या करना है? इनवर्स सप्लाई ऑन विच पर्सन इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये आपको एक्सक्लूड करना है। और जीएसटी फैमिली टैक्सेस को एक्सक्लूड करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्साइज ड्यूटी शामिल करोगे क्या एग्रीगेट टर्नओवर में? करोगे। वीएटी शामिल करोगे? हाँ करेंगे सर, क्योंकि जीएसटी फैमिली टैक्सेज ही एक्सक्लूड होगा। ओके, इसका सिंपल फार्मूला भी बता देता हूं, उसके बाद मैं डाउट भी एक आपका सॉल्व करूंगा कि शेड्यूल 3 के आइटम्स
एग्रीगेट टर्नओवर के पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसका सिंपल सा है बॉस, पी एंड एल के अंदर हम क्या करते हैं, यहां हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, टर्नओवर। अदर रिसिप्ट है तो भी यहां दिखाते हैं, तो वो सब एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। जो टैक्सेज होते हैं, जो टैक्सेज होते हैं वो हम लोग कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं ना, बैलेंस शीट के अंदर। तो वो ऑटोमेटिकली अगर आप पी एंड एल में देखोगे तो वो अपने आप ही एक्सक्लूड हो गए टैक्सेज, लेकिन जीएसटी फैमिली टैक्सेज एक्सक्लूड होगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पी एंड एल के कंसेप्ट से समझा रहा हूं, बिकॉज यू पीपल आर सीए स्टूडेंट, तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में हम जो भी दिखाएंगे वो टर्नओवर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूजन क्या है, आप जब टर्नओवर दिखाते हो आप देखते हो कि वो एग्जम्प्ट है कि नहीं है, टैक्सेबल है या एक्सपोर्ट है, तो आप लेते ही लेते हो। इसमें एक एडजस्टमेंट होगा, किससे रिलेटेड, अगर इंटरस्टेट सप्लाई विद इन द सेम पेन है तो हम लोग वो टर्नओवर में नहीं दिखाते, करेक्ट, स्टॉक ट्रांसफर, लेकिन जीएसटी के लिए वो दिखाना पड़ेगा, तो वो एडजस्टमेंट है। और अगर जीएसटी फैमिली टैक्सेस के अलावा कुछ टैक्स है तो वो एडजस्टमेंट है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वीएटी, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब जो इनवर्स सप्लाई विच इज सब्जेक्ट टू आरसीएम, रिवर्स चार्ज, वो ऐसे भी आप परचेजेस में दिखाओगे ना, तो अपने आप ही एक्सक्लूड हो गया ना, अपने आप एक्सक्लूड। और ये भी एक्सक्लूड कैसे हो गया, क्योंकि ये बैलेंस शीट पे जाएगा, लेकिन एक्साइज ड्यूटी, वीएटी आपको एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करना, क्या जीएसटी फैमिली टैक्सेस एक्सक्लूड करना। अब वो डिस्कशन करते हैं, क्या डिस्कशन करते हैं सर, जो डाउट आता है मेरे को बार बार, मतलब स्टूडेंट पूछते थे सर शेड्यूल 3 का क्या होगा। तो शेड्यूल 3 के लिए हम लोग जंप करते हैं, कहाँ जंप करते भाई, सेक्शन 7 के अंदर, सेक्शन 7 चैप्टर 2 पेज नंबर 27। इसमें सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services. It is neither supply of goods nor supply of services, ये तो आपको मालूम है। तो सप्लाई नहीं है ये, तो सप्लाई नहीं है तो मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इसको एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं करेंगे, शेड्यूल 3 के आइटम को एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर शामिल नहीं करेंगे। ओके, चलो एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। अब चलो टर्नओवर इन स्टेट यूटी की क्या डेफिनेशन है, टर्नओवर इन स्टेट यूटी, टर्नओवर इन स्टेट यूटी देख ले, चलो देख लेते। टर्नओवर इन स्टेट यूटी तो डेफिनेशन तो सेम ही है, तो साथ में कर लेते। क्लोज 112 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inverse supply on which tax is payable by a person on reverse charge basis, exempt supply made within a state or union territory by a taxable person, export of goods or services of both, and interstate supplies. Okay, interstate supplies of goods or services of both made from the state or union territory by the said taxable person, but exclude CGST, HGST, UTGST, IGST and cess. तो सिमिलर लग रही है ना, तो इसमें फर्क क्या है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। अगर मैप देखे तो ये यूनिट जो इंदौर वाली है या मुंबई वाला हेड ऑफिस है, वो यहाँ से जहाँ भी सप्लाई करेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने इंटर स्टेट को ओपन एंडेड रखा है, उसमें तो इंटर स्टेट के ऊपर डाल दे कि अंडर द सेम पेन, लेकिन यहाँ ये किसी को भी सप्लाई करे, चाहे अपनी कंपनी को ही करे या किसी और को करो, वो सब टर्नओवर इन स्टेट है। तो इंदौर से वो जहां जहां सप्लाई करेगा, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट या इंटर स्टेट, वो क्या होगा, टर्नओवर इन स्टेट। ओके, टर्नओवर इन यूटी किसके लिए होगा, किसके लिए, यूनियन टेरिटरी होना चाहिए ना, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरे इंडिया का देखोगे इंक्लूडिंग इंटर स्टेट, तो वो क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर। एक यूनिट को उठाओगे आप, उस कंपनी का जो एक यूनिट है, याद रखना फिक्शन क्रिएट किया गया है, कंपनी लोग के अंदर सेम है, एक ही कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इनकम टैक्स के अंदर भी एक है, लेकिन जीएसटी के अंदर अलग अलग है, ठीक है, फिक्शन क्रिएट किया गया जीएसटी के अंदर। चलो ठीक है, तो ये टर्नओवर इन स्टेट यूटी हो गया। चलो ये भी डेफिनेशन कवर कर ली, रिवाइज कर लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोज 7 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट कौन है भैया, कौन है, चलो देखते हैं। मीन्स एन इंडिविजुअल और एचयूएफ वो अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड, हल चलाता है बेसिकली, कल्टीवेट करता है। कौन, इंडिविजुअल है, एचयूएफ, या तो वो
खुद अपनी मेहनत से करता है, या क्या करता है बॉस, लेबर ऑफ फैमिली, और बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेपर इन केस और काइंड, और बाय हायर लेबर। तो या खुद करे या क्या करे कि किसी को हायर करके करवाए। अगर वो इंडिविजुअल है या HUF है देन एग्रीकल्चरिस्ट। ITC लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, ITC लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, तो ITC लिमिटेड को हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ITC लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है, तो ये अगर एग्रीकल्चर मतलब बेसिक कल्टीवेशन ऑफ लैंड करती है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू अपॉइंट समवन, ठीक है, बंदों को हायर करेंगे, फार्मिंग करवाएंगे, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होंगे, ओनली इंडिविजुअल और HUF। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोज 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी सिंपल, सेक्शन 107 बेसिकली कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील क्या है? वो अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट लेवल ऑफ अपील। अब तो रिवाइज कर दिया तो इसलिए आपको याद है, मेन लेक्चर में तो मैंने डिटेल में आपको समझा ही दिया। क्लोज 9 of section 2 of CGST Act 2017, appellate tribunal means the GST appellate tribunal constituted under section 109, under section 109 appellate tribunal second level of अपील। लेकिन अगर रिवीजन अथॉरिटी के पास जाए तो पहला लेवल कौन सा होगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली 2 टीयर है, याद रखना, सेंट्रल, इंडिया लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है। एनीवे वी आर गोइंग टू डिवाइड इन चैप्टर 22। क्लोज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, असेसमेंट। असेसमेंट मतलब बेसिकली बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना क्या कहलाता है? असेसमेंट। अब ये हो सकता है सेल्फ असेसमेंट हो, यानी एसएससी खुद करे, रीअसेसमेंट हो, प्रोविजनल असेसमेंट हो, समरी असेसमेंट हो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो, तो ये सारे असेसमेंट की डेफिनेशन में शामिल है। लेकिन मेन डेफिनेशन क्या है इसकी? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो आपको क्या याद रखना है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और बाकी जो भी असेसमेंट याद आए बोलो, दिस इंक्लूड असेसमेंट, इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। क्लोज 12 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, एसोसिएट एंटरप्राइज। एसोसिएट एंटरप्राइज सेक्शन 92A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, ये सब क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज। बाकी आपने इनकम टैक्स में डिटेल में देखा ही होगा। क्लोज 16 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या होता है? CBIC। कस्टम के लिए भी यही है और GST के लिए भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। एक्साइज ड्यूटी ये सब की मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज 2000 आउटसाइड द परव्यू ऑफ योर सिलेबस तो इसलिए मैं उसको शामिल नहीं कर रहा। बाकी उनके लिए भी यही बोर्ड है, CBIC। क्लोज 17 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, बिजनेस की डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट है क्या? अगर बिजनेस है तभी तो GST लेवी होगा ना, बिजनेस है तभी तो GST लेवी होगा। रिमेंबर सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, करेक्ट। तो बिजनेस कब बिजनेस है तभी तो GST लेवी होगा, तो दैट्स व्हाई बिजनेस डेफिनेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर इट इज आल्सो इंक्लूसिव डेफिनेशन। लंबी चौड़ी डेफिनेशन देने के बाद भी इनको मतलब संतुष्टि नहीं मिली, they were unable to get the satisfaction, so that's why what they did, they made this definition, government made this definition इंक्लूसिव डेफिनेशन। इतनी लंबी चौड़ी देने के बाद भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन कहीं और से चोरी नहीं कर ले, तो इसलिए क्या करो, इसको इंक्लूसिव कर दो। तो चलो सब क्लोज है इसमें, तो जो नॉर्मली हम लोग यूज करते डेली टर्म, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? बेसिकली उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हम लोग CA का काम करते हैं, वकील एडवोकेट काम करता है, तो वो क्या प्रोफेशन, एजुकेटेड बंदा है तो वो जो सर्विसेज देता है उसके लिए हम लोग प्रोफेशन यूज करते हैं। वोकेशन, हॉबी से रिलेटेड वर्क। एडवेंचर, डेंजरस, रिस्क लेने वाले, मतलब कोई एडवेंचर का आप काम करते हो तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में शामिल है। वेजर, लॉटरी, सट्टा, ठीक है, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पिक्यूनरी बेनिफिट। पिक्यूनरी बेनिफिट मीन प्रॉफिट मोटिव। तो वेदर प्रॉफिट मोटिव इज देयर और नॉट, इट बिकम इररिलेवेंट। अगर ये आप करते हो तो बिजनेस है। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव हो लॉस मेकिंग, कोई बात नहीं, बिजनेस है, ठीक है। देन सब क्लोज बी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लोज ई। बैंक का काम क्या होता है?
डिपॉजिट लेना, लोन देना, ठीक है। डिपॉजिट लेके क्या करती है, लोन देती है। अब लोन देती है, सिक्योर डेब्ट दिया उसने, ठीक है, सिक्योर लोन दिया, बंदा ईएमआई पे नहीं कर रहा, तो बैंक क्या करेगी, मान लीजिए होम लोन दिया, बंदा पे नहीं कर रहा है, तो बैंक क्या करेगी, जो होम हाउस है उसको टेक ओवर करके उसको सेल कर देगी। अब बैंक का बिजनेस है क्या, प्रॉपर्टी सेल करना, बाई करना नहीं है ना, लेकिन इंसिडेंटल है, क्योंकि वो लोन पे नहीं कर रहा था तो बैंक को अपना पैसा वसूल करना था, तो उन्होंने क्या किया, पोजीशन लेके उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो दैट इज आल्सो बिजनेस। तो बैंक वाला ये नहीं बोलेगा अरे सर मेरा तो ये बिजनेस नहीं है, मैं तो लोन देता हूं, उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब प्रॉपर्टी पे लगेगा नहीं लगेगा वो हम लोग शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 के अंदर देखेंगे, ठीक है, रिवाइज उस समय करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। सब क्लोज सी, any activity or transaction in the nature of sub clause A, whether or not there is a volume, frequency, continuity or regularity of such transaction। नॉर्मली हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो जैसे रेडीमेड गारमेंट वाला है, तो वो क्या करता है, रेडीमेड गारमेंट सेल करता है, तो हम बोलते हैं कि भैया ये इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो ये उसका बिजनेस है। लेकिन उसके पास आप पहुंच जाते हो कि यार तू बहुत अच्छा बिजनेस करता है कोलकाता कोलकाता के अंदर, मेरे को चेन्नई के अंदर एक दुकान डालनी है। अब मैं तो एकदम नया बंदा हूँ, मेरे को मालूम नहीं, आप बोलते हो, तो बोलता है ठीक है यार मैं तेरे को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ जिससे कि तू पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए। तो उसको लगता है लाइफ टाइम एक बार अपॉर्चुनिटी हाथ में आ जाए तो चलो ये इसके लिए कंसल्टेंसी उसको दे देते हैं। अब लेकिन वो कंसल्टेंसी का जॉब नहीं करता, लेकिन उसको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्या करता है, आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है कि भाई रेडीमेड गारमेंट के आपको शॉप चेन्नई में ऐसे लगानी है, आप ये यहाँ से खरीदो, ऐसे बेचो, ये चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है, इसका मार्केट बड़ा है, उसके लिए वो आपसे चार्ज करता है। उसको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको एनकेस करता है, कैपिटलाइज करता है, तो ये भी बिजनेस है। तो वॉल्यूम ये सब है क्या, फ्रीक्वेंसी ये सब है नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिली एनकेस कर ली, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिजनेस। गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है किसी चीज को भी। सब क्लोज डी, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, गुड्स भी लेते हो आप, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, सर्विसेज लेते हो, कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस लेते हो कि भैया कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो ये सब भी क्या है, बिजनेस है। सब क्लोज ई, प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर। तो क्लब मेंबरशिप फीस ये सब लेते हैं, तो वो भी क्या, बिजनेस है। अब आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है तो इस मेंबर, नॉन मेंबर्स नहीं लिखा हुआ, तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। सब क्लोज ऐप, एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेज। वाटर किंगडम आप जाते हो, इमेजी का जाते हो, तो टिकट प्राइस पे करते हो ना, ठीक है, तो एडमिशन, तो वो टिकट प्राइस इज बिजनेस, बेसिकली वो बिजनेस ही कर रहे हैं बेसिकली, तो गवर्नमेंट ने उसको भी शामिल किया, तो सही भी है। फिर सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। तो एक प्रैक्टिसाइजिंग सीए है, बड़ा नाम है उसका, काफी बड़ा नाम है, ठीक है, तो बड़ा नाम है इसलिए उसको एक कंपनी ऑफर करती है कि भैया मेरे इधर आके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जा और मैं तेरे को फी पे करूंगी। अब सीए बोलेगा बॉस मेरा प्रोफेशन क्या है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, आई एम प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, so I provide tax consultancy plus I also do the audit. Okay, so I charge for that, so that is business, that is my profession. तो प्रोफेशन क्लोज, सब क्लोज एक के अंदर शामिल है, ठीक है, तो वही बिजनेस है, तो मैं तो उसके ऊपर जीएसटी पे करूंगा, जो मेरे को सिटिंग फी मिलती है उसके ऊपर जीएसटी की जरूरत ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती नहीं भैया तो माना जाना सीए है, ओके, इसलिए तेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगी। अब कौन पे करेगा, रिवर्स चार्ज है नहीं है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बिजनेस है, यहाँ हमारा डिस्कशन क्या है, बिजनेस है कि नहीं है, क्योंकि बिजनेस होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल होगी। चलो, सब क्लोज एच, एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। तो रेस क्लब, ठीक है, इसके अलावा आप मान लीजिए कोई कैसीनो में जाते हो तो वो एक व्हील घूमती है ना, उसको टोटली सेटर बोलते हैं, व्हील घूमती है मतलब नंबर देते हैं,
आप बोलते हो कि मैं इस नंबर के ऊपर बेट डालता हूँ, अगर वो नंबर आ जाता है तो मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ बेट डाली है तो वो आपको 900 देगा, तो वो भी क्या है, बिजनेस। ओके, then sub clause I, any activity or transaction undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authority। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कोई ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी करती है तो वो भी बिजनेस है। अब उन्होंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, लेकिन आगे उन्होंने चैप्टर 3 में अपने लिए कोई स्पेशल कुछ करके रखा है, वो हम लोग चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। चलो, तो बिजनेस की डेफिनेशन आप देख रहे हो काफ़ी ब्रॉड है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है, एकदम रट्टा नहीं लगा पाओ कोई बात नहीं। हालांकि जब मैंने डिस्कस किया, रिवाइज किया, तो आपको काफ़ी कुछ तो याद हो गया होगा, तो आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ये। चलिए, क्लोज 19 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कैपिटल गुड्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जो भी आप कैपिटलाइज करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो कैपिटल गुड्स है। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि भाई, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग अपना नया प्रोविजन नहीं बनाएंगे, आपके ऊपर है, आप जो भी कैपिटलाइज करोगे वो कैपिटल गुड्स है। आप कैपिटलाइज नहीं करते, रेवेन्यू आइटम ट्रीट करके P&L में एक्सपेंस आउट कर दोगे तो वो कैपिटल गुड्स नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी कैपिटलाइज करते हो तो बेसिकली इट इज अलाइनिंग विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लोज 20 of section 2 of CGST Act 2017, casual taxable person who is going to undertake supply of goods or services both in the course of furtherance of business। कहाँ से वो अंडरटेक करेगा, जहाँ उसकी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ये याद रखो, मैं यहाँ की टर्म हाईलाइट करके रखा है, वही आपको याद रखना। जहाँ उसकी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहाँ से वो कोई सप्लाई करता है तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। मुंबई का दुकानदार चेन्नई के अंदर कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ चेन्नई के अंदर वो सप्लाई करता है, तो चेन्नई के लिए मतलब तमिलनाडु के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। क्लोज 30 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई बेसिकली 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ। तो 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाई को हम लोग साथ में कर देते हैं, ठीक है, जिसमें जो बेसिकली नेचुरली बंडल्ड है और उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। अब यहाँ खास तौर पे मैंने एक हाईलाइट करके रखा है टैक्सेबल वर्ड को, टैक्सेबल टर्म को हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। यहाँ ये मैं इंटरलिंक करूंगा चैप्टर 2 के अंदर, जब हम लोग सेक्शन 8 देखेंगे तो यहाँ इन्होंने टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टर्म को यूज किया, यानी कि आप बंडल किसको कर सकते हो, जो 2 सप्लाई जो टैक्सेबल हो उसी को आप बंडल कर सकते हो। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो यानी कि कोई अगर एग्जाम सप्लाई है, 2 सप्लाई है, एक टैक्सेबल एक एग्जाम्ट है, तो वो क्या कंपोजिट सप्लाई नहीं हो सकती क्या, हो सकती है। क्यों हो सकती है, ये जब मैं सेक्शन 8 आपको समझाऊंगा अगले चैप्टर के अंदर, उस समय आपको बताऊंगा कि हम लोग इसको क्यों इग्नोर करेंगे। तो यहां तो इन्होंने टैक्सेबल टर्म यूज किया है, लेकिन सेक्शन 8 के अंदर नहीं किया। तो हम लोग कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे वो मैं आपको चैप्टर 2 में समझाऊंगा। तो बेसिकली 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, नेचुरल बंडल एंड 1 इज प्रिंसिपल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल। आप दिल्ली के व्यापारी हो, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं आपसे मटेरियल खरीदता हूँ और आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भैया ये जो मटेरियल मैंने आपसे खरीदा है ना, वो मेरे को मुंबई में आप पहुँचा दो, ठीक है, मेरी दुकान के ऊपर। जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, इंश्योरेंस होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, पैकिंग वेकिंग, स्पेशल पैकिंग, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, उसका मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। अब आप वो गुड्स सेल कर रहे हो तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या, गुड्स, उसके साथ में अब ट्रांसपोर्टेशन ये सब का आप मेरे को चार्ज कर रहे हो, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो दीज आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। चलो, अब कंपोजिट सप्लाई के साथ में मिक्स सप्लाई भी देख लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में देखा हुआ रहता है तो अच्छा रहता है, कि थोड़ा कंफ्यूजन होता तो दूर हो जाता। चलो, मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्स सप्लाई, पेज नंबर 17, क्लोज 74, क्लोज 74 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मीन्स 2 or more individual supply of goods or service or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply। तो मिक्स सप्लाई क्या है, बेसिकली इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा आपने सप्लाई को टुगेदर कर दिया है, लेकिन उसके लिए आपने सिंगल प्राइस चार्ज किया है
और वो बेसिकली नेचुरली बंडल नहीं है, तो वो मिक्स सप्लाई है। जैसे दिवाली गिफ्टिंग, ड्राई फ्रूट के साथ में हम लोग स्वीट देते हैं, ठीक है, तो वो मिक्सअप हो जाता है, तो ये मिक्स सप्लाई है। ओके, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ बुक के अंदर, सिंगल प्राइस। ये हाईलाइट कब आपको कब मदद करेगा, जब आप रिवीजन करोगे एग्जाम टाइम में, तो ये आपके डायरेक्ट हिट करेगा। सिंगल प्राइस, कंपोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस नहीं है, यानी कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, गुड्स की आप वैल्यू अलग चार्ज करते हो, उसके बाद इनवॉइस के अंदर अलग लाइन आइटम देते हो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये है, ट्रांजिट इंश्योरेंस ये है, ओके, पैकिंग चार्जेस ये है, तो आप अलग अलग प्राइस देते हो, तो भी ये कंपोजिट सप्लाई हो सकता है। लेकिन मिक्स सप्लाई के अंदर सिंगल प्राइस, अगर आप अलग अलग प्राइस दे रहे हो तो मिक्स सप्लाई नहीं है, वो नॉर्मल सप्लाई, ठीक है। तो ये आप चैप्टर 2 के अंदर, मेरे बुक के अंदर देखोगे भी, मैंने टेबल बना के रखी है, जिससे कि आप ये गलती करो नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो, क्लोज 31, कंसिडरेशन। डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन बेसिकली इसमें जो डेफिनेशन दी गई है क्लोज 31 के अंदर, सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर, इसको दो पार्ट में दिया गया। पहला, any consideration in relation to the supply of goods or services both includes any payment made or to be made, यानी कि कंसिडरेशन का पेमेंट आपने कर दिया है या करने वाले, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सब कुछ शामिल है बेसिकली। कंसिडरेशन में भी पेबल इन मनी और अदरवाइज, in response to or for the inducement of the supply of goods or supply of goods of or services or both, whether by the recipient or by any other person। तो कोई भी पे करे, ठीक है, जो सप्लायर को मिलता है वो कंसिडरेशन है। मनी और अदरवाइज यानी इन काइंड भी अगर पे होता है तो भी कंसिडरेशन। आप ये नहीं बोलोगे कि मनी होना जरूरी है, मनी होना जरूरी नहीं है, किसी और भी वे में पे किया गया है, इन काइंड किया गया, तो भी वो कंसिडरेशन है। पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर में आप पे करने वाले हो, वो कंसिडरेशन है। रेसिपिएंट यानी बायर पे करे या उसके बिहाफ पे और कोई पे करे, कोई भी पे करे, जो सप्लायर को मिलता है वो कंसिडरेशन है। इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंड्यूसमेंट बेसिकली एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आईपीएल, विराट कोहली बेंगलोर के लिए खेलते हैं, दिल्ली वाला उनको ऑफर देता है कि भैया मेरा इधर ज्वाइन कर ले। हालांकि इंडिया में तो आईपीएल का ऑप्शन होता है, लेकिन बाहर जो क्लब होते हैं उसमें ऐसे गिफ्टिंग ऐसा होता है कि भाई मैं तेरे को ये कार दूंगा, तो मेरे क्लब ज्वाइन कर ले। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट, सो दिस इज आल्सो कंसिडरेशन। आपने देखा होगा कि जब आप है ना, मान लो कोई वोल्वो बस लेते हो या कोई भी बस लेते हो लंबी दूरी की, तो जो बस वाला है एक रेस्टोरेंट पर हाईवे के ऊपर आके रोकता है, एक खास उसी रेस्टोरेंट पे रोकेगा, चाहे वो कितना भी लेट हो जाए। क्यों? क्योंकि उस रेस्टोरेंट के साथ उसका टाइप होता है, कंडक्टर का, ड्राइवर का। क्या टाइप होता है? बोलता बॉस मैं इधर रोकूंगा, पैसेंजर आएंगे, तेरे इधर खाना पीना करेंगे, नाश्ता खाना वाना जो भी है टाइम के हिसाब से वो लेंगे, और रेस्टोरेंट वाला उसको फ्री में देगा। तो वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करता है, उनको फ्री लंचेस दे रहा है, कंडक्टर को, बस वाले को। तो ये भी क्या है? इंड्यूसमेंट। तो चलो ये पहला पार्ट है। शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी देती है तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। मान लीजिए एनजीओ देता है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। चलो दूसरा है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस। एक्ट और फॉरबिडेंस क्या होता है? एक्ट, टू डू समथिंग, एक्ट मीन्स टू डू समथिंग, और फॉरबिडेंस नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। एक्ट मीन टू डू समथिंग, काम करने के लिए आप पैसा दे रहे हो। फॉरबिडेंस हाँ, तो आप किसी को बोलते हो ये मत कर, मैं तेरे को पैसे देता हूं, ठीक है। सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस in response to or for the inducement of the supply of goods or services both whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government, state government, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू किसी एक्ट का, फॉरबिडेंस का, वो भी कंसिडरेशन है। प्रोवाइडेड डेट, मान लीजिए कोई डिपॉजिट दिया गया, आपने फ्लैट रेंट पे लिया, आपने डिपॉजिट दिया गया, तो जब आप खाली करोगे तो वो डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर वो ओनर फोरफिट कर ले, आपने डैमेज किया उसके फ्लैट को, तो फोरफिट कर ले, तो वो कंसिडरेशन हो जाएगा। ओके, तो वो कंसिडरेशन हो जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे फॉरबिडेंस का अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो फॉरबिडेंस की भैया तो दुकान मत खोल,
मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तो नॉट टू डू समथिंग, तो फोरबियरेंस हो गया ये, ठीक है। वो मॉनेटरी वैल्यू क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। या किसी काम करवाने के लिए आप पैसे दे रहे हो, तो वो तो ऐसे भी एनी एक्ट, ठीक है, तो वो तो कंसिडरेशन नहीं है। फोरबियरेंस नॉट टू डू समथिंग, एक्ट टू डू समथिंग, ओके। अब काफी बार क्या होता है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी होता है कि भाई एक काम कर, एक दुकानदार है, ठीक है, वो कपड़े की दुकान वाला है, तो कपड़े की दुकान वाला है और एक उसके बाजू में फोटोग्राफर है, ठीक है। फोटोग्राफर दुकान खोलना चाहता है, वो उसको बोलता है कि भाई तू दुकान मत खोल, मैं तेरे को वादा करता हूँ कि तू रेडीमेड गारमेंट का मत खोलना और मैं फोटोग्राफ का नहीं खोलूंगा। ठीक है, तो काफी तरह के कंसिडरेशन होते हैं इन मॉनेटरी वैल्यू, इन नॉन मॉनेटरी वैल्यू। तो ये मैंने एग्जांपल दे के रखे हैं बुक में, यू पीपल कैन गो थ्रू दिस। क्लोज 32 of section 2 of CGST Act 2017, continuous supply of goods. Continuous supply of goods, very simple, under a contract, continuously on recurrent basis, okay, that is continuous supply of goods. अब नॉर्मली जब continuous supply of goods आता है टर्म, तो हम लोग को दिमाग में क्या आता है, जैसे एलपीजी सप्लाई, गैस की सप्लाई, पाइपलाइन है फ्लैट के अंदर, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है ना, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई है। एग्जाम्पल हमारे मन में ये आता है, वायर के थ्रू सप्लाई, तो कंटिन्यूस सप्लाई है। पेट्रोल के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है, कंटिन्यूसली उसमें से पेट्रोल सप्लाई हो रहा है, तो हमारे दिमाग में आता है ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से ये नहीं है, बिकॉज इससे कंटिन्यूस और ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर कॉन्ट्रैक्ट वेदर नॉट बाय मींस ऑफ ए वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कंड्यूट, जरूरी नहीं कि इसके थ्रू सप्लाई हो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, फॉर विच द सप्लाई इन्वॉइस द रेसिपिएंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिकल बेसिस, ठीक है, तो वो शामिल है। और जो भी गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, नोटिफाई करती है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट को बेसिकली एम्पावर किया गया है कि भाई गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि वो वायर केबल के थ्रू हो, जो कंटिन्यूसली या रिकरेंट बेसिस पे है, ओके, वो कंटिन्यूस सप्लाई है, जिसमें सप्लाई क्या करेगा, रेगुलर बेसिस या पीरियोडिकल बेसिस पे इनवॉइस रेज करेगा। मान लीजिए परचेज ऑर्डर है, ओपन परचेज ऑर्डर, आप एक जो बिस्लेरी के पानी सप्लाई करता है उसको बोलते हो कि भैया ये 1 महीने का परचेज ऑर्डर ले, डेली बेसिस पे मेरे को एक बिस्लेरी का कैन सप्लाई कर देना, और वो बोलता है मैं 15 दिन से आपको इन्वॉइस करूंगा। तो ये एग्जांपल किसका है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का, ठीक है। अब क्लोज 33, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये भी उसी तरह का, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, इसमें इन्होंने मिनिमम पीरियड बोला है एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यहां कोई भी पीरियड नहीं है। तो 10 दिन का भी परचेज ऑर्डर है तो वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, एक्सीडिंग 3 मंथ होना चाहिए, मतलब 3 महीने का है तो भी वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। आपने ऑफिस रेंट पे ली 2 महीने के लिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है नहीं। आपने ऑफिस 1 साल के लिए रेंट पे ली, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। क्लोज 34 ऑफ सेक्शन 2, कन्वेंस इंक्लूड ए वेसल एंड एयरक्राफ्ट ए व्हीकल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। क्लोज 39 डिम्ड एक्सपोर्ट, तो डिम्ड एक्सपोर्ट जो गवर्नमेंट बेसिकली सेक्शन 147 के अंदर नोटिफाई करती है, आप लोग को मालूम है ईओयू, ओके, एडवांस ऑथराइजेशन एक्सेट्रा, दीज आर डिम्ड एक्सपोर्ट। क्लोज 42 ड्रॉबैक, ड्रॉबैक कस्टम में पड़ा होगा, ड्रॉबैक एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव वेयर गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिफंड ड्यूटीज पेड, ओके, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक बेसिकली। क्लोज 44 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ which may include digital product also through what, digital or electronic network, Amazon, Flipkart, Myntra, all these are examples of electronic commerce। अब इसको जो ऑन करता है या ऑपरेट करता है या मैनेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जाम सप्लाई हमने एग्रीगेट टर्नओवर के साथ में देख ली थी, तो इसलिए वापस देखने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग लॉ, प्रीवियस लॉ, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऑल दीज आर existing law। क्लोज 49 फैमिली, फैमिली फैमिली फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन क्या है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, ठीक है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो वो हमेशा फैमिली होंगे। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर गोइंग टू बी फैमिली ओनली इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी डॉटर है, ठीक है, अमित जैन डॉटर,
तो डेफिनेशन क्या बोलती, द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट दे आर फैमिली। तो अमित जैन के लिए जो डॉटर है वो हमेशा फैमिली होगी, चाहे वो डॉटर सर्विस कर रही है कि नहीं कर रही, दैट इज बिकम इररिलेवेंट। लेकिन डॉटर के लिए अमित जैन फैमिली का पार्ट होगा कब, जब अमित जैन उसके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो अमित जैन के लिए डॉटर हमेशा फैमिली का पार्ट हो गई, लेकिन 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 डॉटर के लिए अमित जैन, बिकॉज अमित जैन इज पेरेंट्स फादर, ओके, is going to be part of family only if Amit Jain is dependent wholly or mainly on, okay, clear? Clause 50, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, अरे सर फिक्स एस्टेब्लिशमेंट क्या है? फिक्स एस्टेब्लिशमेंट सिंपल है भैया, जिसमें थोड़ी कुछ लेवल की तो परमानेंसी है एंड सुटेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय उसको प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में डिक्लेयर नहीं किया, या जो रजिस्टर्ड नहीं है बेसिकली, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, तो कुछ लेवल तक उसकी परमानेंसी है, तो उसको फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, विच इज नॉट रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे एन ओवरसीज बिजनेस हाउस सेटअप ऑफिस विद स्टाफ इन मुंबई टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडियन कस्टमर, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो इस फिक्स एस्टेब्लिशमेंट इन द इंडिया। अगर वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है और ये प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करता है तो ये फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, विच इज नॉट बेसिकली रजिस्टर्ड प्लेस। एग्जाम्पल 11, ए कंपनी विथ ए बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अब्रॉड बाई ए प्रॉपर्टी इन इंडिया which is leased to a tenant. The property by itself does not create a fixed establishment. If the company set up an office in India to carry on its business by managing the property, this will create a fixed establishment in India. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है फिक्स एस्टेब्लिशमेंट के, ओके। तो चलिए ये रिवीजन लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।